टुडे वी स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज अपन बात करेंगे डिफरेंट प्रोसेस। अब डिफरेंट प्रोसेसेस क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि यू नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक सिलेंडर है और इधर ये पिस्टन लगा हुआ है। अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट सप्लाई दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा है यहाँ पे, तो एक क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, राइट, और सेकंड क्या होगा यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन और वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस। तो यहाँ पे ये चीज होगा, यहाँ पे वर्क डन, अब बेसिकली अगर इसको बोला जाए तो यहाँ पे वर्क डन होता है और ये क्या होता है यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होगा यहाँ पे हीट सप्लाई और हीट रिमूव। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो आपने हीट सप्लाई किया ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस रहेंगे। इसमें मेनली आपका देखा जाए तो 4 टाइप ऑफ प्रोसेसेस होगा, तो 4 प्रोसेस के थ्रू आउट ये कंप्लीट होता है। अब फर्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है यहाँ पे, तो देखें फर्स्ट प्रोसेस आपका होता है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक बात समझ आ रही है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकेंड जो होता है वो आपका रहेगा आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड जो होता है वो रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्ड क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे फोर्थ जो होगा वो क्या होता है यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस। फोर्थ जो होगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। तो देखा जाए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मेनली यहाँ पे 4 टाइप के होंगे। कौन कौन से, आइसोकोरिक प्रोसेस, दूसरा क्या होता है यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा क्या होता है यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस, और फोर्थ क्या होता है यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं, अगर ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी सिस्टम में अगर मान लो यहाँ पे गैस है, अगर मान लो ये सिलेंडर है और सिलेंडर में ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे कि ये पिस्टन लगा हुआ है ऐसे, और इधर क्या होता है यहाँ पे गैस भरा है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर, वॉल्यूम, इनिशियल और टेम्परेचर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे यू नो दैट गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमें मालूम है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट प्रोसेस बना क्यों, यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे कि थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर आप देखोगे तो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, और ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल पे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में आ जाता है, और ये टेम्परेचर भी क्या होगा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर। आर क्या होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है, राइट। तो देखा है यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में देखा जाए तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आप बोल सकते हो ऐसा कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ये कांस्टेंट ही रहता है, और साथ साथ गैस कांस्टेंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आप बात करते हो यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, आइसोबारिक प्रोसेस की। तो आइसोबारिक प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोथर्मल या क्या होता है यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस, इन सब में क्या होता है कि एक पैरामीटर किसको कांस्टेंट लेना है, और यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में कंडीशन क्या रहेगा, तो कंडीशन ऑलवेज याद रखना है आपको कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है कंडीशन। कंडीशन ऑलवेज याद रखना कि वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे गैस का कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रहेगा गैस का कांस्टेंट, राइट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो यू नो दैट अबाउट टू गैस इक्वेशन, पास में आ रहा है ना। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हमने पढ़ा कंडीशन के अबाउट। दूसरा क्या होता है यहाँ पे गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या लिखेंगे आइसोबारिक के लिए, तो गैस इक्वेशन अगर आइसोबारिक के लिए बात करें तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे एनआरटी, यू नो दैट गैस इक्वेशन, और यहाँ पे कंडीशन क्या है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो क्या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बोल सकते हैं क्या। गैस इक्वेशन अगर आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो कंडीशन क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये गैस इक्वेशन है। गैस इक्वेशन में ध्यान देना यहाँ पे, गैस इक्वेशन में अगर बाय प्रोसेस बात करें अपन आइसोबारिक के लिए तो क्या लोगे यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट,
और वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हो तो ध्यान देना यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/T इज इक्वल टू NR बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे NR बाई V। अब ध्यान देना यहाँ पे NR ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और V भी कांस्टेंट ले रहे हो आइसोबारिक प्रोसेस में, राइट। तो ये ध्यान देना यहाँ पे ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर को इधर ले जा सकते हो क्या, अगर टेम्परेचर को मान लो इधर रखता है यहाँ पे और ये टर्म क्या बोलता है यहाँ पे कांस्टेंट, तो क्या ये रिजल्ट आपको मिल सकता था क्या कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा T। P बोले तो यहाँ पे प्रेशर, T क्या रहेगा यहाँ पे टेम्परेचर, और ये इतना टर्म किया जा रहा है यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए, फर्स्ट तो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, अब थर्ड क्या होता है यहाँ पे। दो पार्ट अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको रफ कर रहा हूं मैं। थर्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स लॉ कैसे लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दे रहे हो यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अप्लाई करना है किस पे, आइसोकोरिक प्रोसेस पे। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का अगर देखा जाए तो फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान दे रहे फर्स्ट लॉ अपन अप्लाई करेंगे तो यू नो दैट फर्स्ट लॉ में डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अब एक एक पार्ट का एनालिसिस करेंगे अपन। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि ये जैसे यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर होता है यहाँ पे NCV और इंटू डेल्टा T। आप अलग से भी लिख सकते थे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये फॉर्मूला रहेगा फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे वर्क डन की बात करूं तो यहाँ पे वर्क डन यू नो दैट P इंटू डेल्टा V होता है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो। और चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर जीरो आता है तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। वर्क डन अगर जीरो आएगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पे हीट सप्लाई जो आ रहा है यहाँ पे डेल्टा Q, ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा U के बराबर, राइट ना। और डेल्टा U का मतलब क्या होता है यहाँ पे NCV और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा T। तो ये क्या होता है यहाँ पे हीट सप्लाई, ये क्या रहेगा यहाँ पे हीट सप्लाई के बराबर रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, ये तीसरा देखा हमने। फर्स्ट क्या देखा यहाँ पे, कंडीशन क्या रहेगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, कंडीशन के साथ गैस इक्वेशन क्या होता है। और थर्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे लगाया हमने, राइट ना। तो इसको रफ कर रहा हूं यहाँ पे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको नोट करते चलना वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, अब फर्स्ट लॉ लगा लिया यहाँ पे स्लोप। फोर्थ पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। समझो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा पीवी कर्व का। तो याद रखना सारे जितने भी हम प्रोसेस पढ़ेंगे बार बार पीवी कर्व ये सारे पॉइंट सिलेक्टेड रहेंगे, चाहे कंडीशन हो या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई कर रहे हो, या फिर क्या होता है गैस इक्वेशन क्या रहेगा किसी भी प्रोसेस का, और क्या होता है स्लोप कैसे बनाओगे पीवी कर्व के लिए। तो ध्यान देना यहाँ पे पीवी कर्व में सबसे पहले क्या लिख रहे हो यहाँ पे, प्रेशर, फिर आ रहा है वॉल्यूम। तो प्रेशर को यहाँ पे वाई एक्सिस के अलाउ और वॉल्यूम को क्या होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलाउ। ऐसे दिखा सकते हैं क्या, और अगर ऐसे दिखा रहे हो तो आप मुझे बताओ यहाँ पे स्लोप इसका कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये सोचो यहाँ पे कि प्रेशर और वॉल्यूम, स्लोप का मतलब क्या होता है यहाँ पे प्रेशर बाई वॉल्यूम, या ऐसा डेल्टा P बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा V। और अभी हमने देखा कि डेल्टा V क्या आएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है यहाँ पे, जीरो। किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए यहाँ पे, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा तो प्रेशर का चेंज कुछ भी आएगा तो वैल्यू रखने के बाद ये आंसर क्या निकल के आता है, इनफाइनाइट। और अगर ये इनफाइनाइट आएगा तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ग्राफ कैसा बनना चाहिए। तो ध्यान देना यहाँ पे ये ग्राफ अगर इस तरीके से अपन बनाए तो क्या राइट है, देखें यहाँ पे। अब कंडीशन देखो, दो चीजें, एक तो वॉल्यूम क्या रहना चाहिए यहाँ पे कांस्टेंट,
वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तभी क्या होता है यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे 0। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं, ये लाइन क्या बता रहा है, वॉल्यूम का वैल्यू क्या वेरी कर रहा है क्या। अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो ये किसके अलोंग, एक्स के अलोंग या वॉल्यूम के अलोंग होता है, तो यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट ले रहे हैं, बट देखो जीरो नहीं ले रहे हैं वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर जीरो नहीं ले रहे हैं। तो किसी भी सिस्टम में ऑलवेज याद रखना कभी भी प्रेशर क्या होता है जीरो नहीं लेते हैं। आइडियली अगर देखा जाए तो प्रेशर क्या होता है यहाँ पे जीरो नहीं रखते हैं। तो देखो ग्राफ की स्टार्टिंग जीरो प्रेशर से नहीं, कोई सम प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, तो यहाँ पे प्रेशर की स्टार्टिंग और वॉल्यूम को भी जीरो नहीं रखा है। नहीं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे ग्राफ क्यों नहीं बना रहे, पसंद है तो ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब फर्स्ट रीजन कि वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, और दूसरा क्या होता है वॉल्यूम का वैल्यू कोई भी गैस होगा तो वॉल्यूम जीरो थोड़ी होगा, तो इसलिए यहाँ पे ग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे नहीं हो सकते। बस नहीं आ रही यहाँ पे डेफिनेटली कुछ वैल्यू आएगा वॉल्यूम का और वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, तो ये वैल्यू है वॉल्यूम का, राइट। और इधर प्रेशर का कुछ वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देखो तो हो सकता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ये प्रेशर का कुछ वैल्यू आ रहा है और इधर वॉल्यूम का आ रहा है, तो जीरो नहीं है, समझ आ रहा है। और ये ग्राफ कहां तक जाएगा, तो याद रखना इनफाइनाइट तक, क्योंकि स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पे इनफाइनाइट आ रहा है। क्या चीजें समझ में आ रही है, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो जाता है स्लोप ऑफ पीवी कर्व, राइट। इसको नोट करना जल्दी से, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट, समझ आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट। तो आप देखते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या हीट सप्लाई जो होगा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है डेल्टा यू के, और ये क्या हो जाएगा एन सीवी डेल्टा टी। आपने पढ़ा होगा एन का मतलब नंबर ऑफ मोल होता है, सीवी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे सीवी जो होगा, सीवी का वैल्यू वो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है यहाँ पे एन डेल्टा टी। अगर एक मोल के लिए बात करें, बात समझ आ रहा है, इसका डेफिनेशन समझना है यहाँ पे। फॉर ए 1 मोल ऑफ गैस अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर 1 डिग्री ला रहे हो तो ये क्या होता है जितना हीट सप्लाई करोगे सिस्टम में वो किसके बराबर होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर होता है, राइट क्या। इसी तरीके से यहाँ पे 6 पॉइंट जो कि मुझे पहले लिखना चाहिए था वर्क डन, पास में आ रहा है क्या चीज यहाँ पे वर्क डन। वर्क डन क्या आएगा, तो याद रखना यहाँ पे क्योंकि वर्क डन का यू नो दैट फॉर्मूला क्या होता है P इंटू डेल्टा वी, राइट ना। और चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, किसके लिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा तो प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट कितना आएगा यहाँ पे जीरो। तो वर्क डन का यहाँ पे चेंज इन वर्क डन पास या वर्क डन का वैल्यू जो होगा ये कितना आ रहा है यहाँ पे जीरो, तो कोई वर्क नहीं होता है, पास आ रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पिस्टन कांस्टेंट रहता है। अब ये यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए अपने 6 पॉइंट हो गए, पास में आ रहे ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बच्चे देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे बल्क मॉडुलस। कई बार क्वेश्चन नीट और जेई का पूछ लेता है, तो 7th पॉइंट जो है अपना वो क्या होता है बल्क मॉडुलस, समझ आ रहा है बल्क मॉडुलस, बात समझ आ रहा है। बल्क मॉडुलस बीटा से रिप्रेजेंट करते हो और बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, तो याद रखना डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी, राइट ना। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला तो यही होता है। तो डेल्टा पी की बात करें अपन, तो डेल्टा पी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे डेल्टा पी बाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा वी और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे वी। अब इसका वैल्यू किसके बराबर, ये तो स्लोप है ना, पीवी कर्व का क्या है स्लोप, और ये कितना आ रहा था यहाँ पे इनफाइनाइट, और इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो याद है यहाँ पे बीटा का वैल्यू, ये बल्क मॉडुलस का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे इनफाइनाइट। और ये याद रखना ये कई बार जेई मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी देखा जाए तो यहाँ पे आइसोकोरिक, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस का वैल्यू कितना होता है इनफाइनाइट। क्या चीजें समझ में आ रही है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस का, तो समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ये रहेगा कि एक यहाँ पे सिलेंडर है, राइट, एक क्या होता है यहाँ पे सिलेंडर है, और इसमें अगर आपने पिस्टन को हिंज कर दिया,
तो हिंज करने का मतलब ये पिस्टन मूव नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो गैस, राइट। तो अगर आपने पिस्टन को हिंज करके रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिक्स रहेगा, पिस्टन क्या रहेगा, यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। तो अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो याद रखना यहाँ पे हीट सप्लाई टोटली किसमें कन्वर्ट होता है, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। दैट इज द, ये याद रखना यहाँ पे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ये एग्जाम्पल किसका होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस का। और इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो याद रखना प्रेशर कुकर। फर्स्ट में आ रहा है क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर कुकर, ठीक है ना। प्रेशर कुकर अगर देखा जाए तो ये किसके इक्वल आता है, तो याद रखना हमेशा प्रेशर कुकर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आपने देखा होगा घर पे कि आप कुकर को बंद करके रखते हो, हीट सप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का चेंज आता है। कहने का मतलब अगर आपने पानी रखा, दाल वगैरह कुछ तो ऐड कर दिया, राइट ना, तो याद रखना उसमें क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पे आपने रखा था टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, जो भी कुकर के इनसाइड आपने रखा मटेरियल। लेकिन क्या ढक्कन उसका जब तक आप ओपन नहीं करोगे तो नहीं होता है, तो वो हिंजेस रहता है। तो इसलिए क्या होता है, प्रेशर कुकर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ आ रहे हैं। तो हमने कितने पैरामीटर पढ़े, ये जरूरी है जानना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस क्या था ये समझाया मैंने। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब होता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप क्या करते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लगाते हो, या ऐसे समझो यहाँ पे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसीड कर रहे हो, बस यहाँ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हो, तो याद रखना वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। कंडीशन, गैस इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पीवी कर्व हो गया, बस यहाँ ना। इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वर्क डन, और लास्टली हमने देखा यहाँ पे बल्क मॉडल। तो ये 7 पार्ट रहेंगे एवरी प्रोसेस इक्वेशन का, नोट करने से पूरे।